अब ओवरफिटिंग क्या होती है भाई? देखो, ओवरफिटिंग होती है कि जब आपके सूट की जो है वो बहुत ओवरफिटिंग हो गई और आपने सॉरी फॉर द बैड जॉक्स, अब इतना तो तुम्हें सहना पड़ेगा, और तुमने ऑल्ट्रेशन करवानी है अपने दर्जी भैया से, तो उसको ओवरफिटिंग कहते हैं। सॉरी फॉर माय बकवास। लेट्स कम टू द टॉपिक। ओवरफिटिंग क्या होती है? तुम्हें कभी सुना है ये चीज़, नॉइस इन द डेटा? और ना, मैं फ़नी होने का ट्राई नहीं कर रही थी, आई एम फ़नी। अब होती है नॉइस इन डेटा, डेटा के अंदर नॉइस। अब वो भी अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए और इजी वर्ड्स हैं मेरे पास, यू नो। ओके, आई स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन सो यू कैन हैव द नोट्स। I am also uploading the PDFs in the YouTube, my Telegram channel, so you can see that too. Building tree that adapt too much. It could be too much anything, information, attributes, entities, anything. ठीक है, branches, leaves. I'll tell you branches, leaves क्या होते हैं डिसीजन ट्री में, ठीक है? Too much to the training examples. That's it. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना। पानी पियो गाइस। ओके, ऐसा ट्री बनाना जिसके बीच में बहुत कुछ फालतू हो। अब वो फालतू कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैंने तुम्हें दो बीच में वर्ड यूज़ किया था ना, ब्रांचेस और क्या, लीव्स, है ना? फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास। अब ये जो है ना अपन की, दिस इज़ ब्रांच, ठीक है? और ये जो अकेली चीज़ है, दिस इज़ लीफ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट करके इसमें लीफ ऐड कर दूँ तो इस ट्री का फाइनल, इधर बनाती हूँ तो इस ट्री का फाइनल चीज़ क्या बनेगी? तो इस ट्री की फाइनल चीज़ बनेगी, इसमें से मैं उड़ा करके ब्रांच को हटा करके लीफ ऐड करूँगी, ठीक है? तो वो कैसा होगा? वन सेकेंड। ओके, तो वो इस तरह से दिखेगा। फिर दैट्स इट, मैंने ये पूरी ब्रांच उड़ाई, इसमें एक लीफ ऐड कर दिया, ठीक है जी? समझ आया ब्रांच और लीफ क्या होती है? इजी है ना? ऐसे ही फालतू सा था तो ओके। अब भाई बड़े ही ध्यान से तुमने एक डेफिनेशन समझनी है। रुको, मैं ये वीडियो पॉज करके, चलो जी, तुम्हारे लिए मैंने बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है। घबराना नहीं है, तुम्हें बड़े आराम से और अच्छे से समझाऊंगी मैं। ओके, ये सिर्फ ऐਵੇਂ ही लिखी है, इतनी है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, एक हाइपोथेसिस तुम्हें गिवन है, ठीक है? और वो हाइपोथेसिस है एच, ठीक है? अब एक हाइपोथेसिस है, एक नई हाइपोथेसिस है जो कि एच है और वो एच को ही बिलोंग कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइपोथेसिस है एच, लेट्स राइट इट विद पेन, एच, ठीक है? उसके बीच में एच डैश और भी बहुत सारी हाइपोथेसिस है, ठीक है? अब ये जो बड़ी हाइपोथेसिस है इसके बीच में छोटी हाइपोथेसिस है, एक आपको एच दिखेगी, एक आपको एच डैश दिखेगी, ठीक है? अब ये जो एच है ये तब ओवरफिट करेगी मेरे ट्रेनिंग डेटा को जब देयर एग्जिस्ट मतलब जब कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस में होगा, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रही होगी सम ऑल्टरनेटिव, क्या मतलब उसके अलावा, मतलब इसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट इज़, उसको मैंने ले लिया इसके अलावा एच डैश, तुम कुछ भी ले सकते हो, बी सी डी ए बी कुछ भी, ठीक है? तो ऑल्टरनेटिव एच डैश एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी किस में कर रहा है? एच में ही कर रहा है, वो भी एच में ही कर रहा है।
सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। अब ये जो h है ये है वो सबसे स्मॉलर एरर दे रहा है h डैश से भी। ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में, ट्रेनिंग एग्जाम्पल में जो h है, h का जो एरर है वो छोटा है h डैश में, ठीक है, h डैश से। क्यों? और ये किसकी बात करी है? ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की। ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा पर मैं रिपीट करूँगी, ओके। h जो है वो एरर ज़्यादा सॉरी स्मॉलर एरर दे रहा है किससे? h डैश के एरर्स में, ट्रेनिंग एग्जाम्पल में। बट अब जो h डैश है उसका जो एरर है वो स्मॉलर है h के एरर से। किसके? इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन में। ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक मेरे को हाइपोथेसिस दी है कैपिटल H, और उसके बीच में एक और हाइपोथेसिस है वो है स्मॉल h, जो कि कैपिटल H को बिलोंग करती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने तुम्हें बताया था ना, ये एग्जाम्पल दिया था, इस तरह से उसके बीच में बिलोंग करती है, ठीक है। अब इसको हम तभी बोलेंगे कि ये ओवरफिट कर रही है डेटा को जब मेरे पास कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करेगा जो कि वो भी उसी h के बीच में से निकल के आ रहा है, सेम h से निकल के आ रहे हैं, और ये इसका ऑल्टरनेटिव है h डैश, ठीक है। सच दैट जो h है ना उसका एरर क्या है? वो h डैश के एरर से कम है, सिर्फ ट्रेनिंग एग्जाम्पल में। पर अगर मैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो उसमें h डैश का एरर कम है h के एरर से। सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर ओवरफिटिंग। अगर एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारे टीचर ने पूछ लिया, हमारे टीचर है, ठीक है, अगर वो पूछता है, ठीक है, तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, तो इसको रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। या इसके लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, पर ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें। नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देखो, ये जो मैंने चीज़ें बोलनी है तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा। उसके बाद हम ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज क्वाइट कंफ्यूजिंग टू मी एज वेल, बट थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड है मेरा थोड़ा सा, इसलिए शायद मेरे से हो गया ये, अदरवाइज मेरे भी बजे ही थे। ओके, लेट्स टेक द मार्कर, स्केच। How to avoid overfitting in decision tree। अब डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग कैसे अवॉइड करी जाए, दैट्स माय टॉपिक। देखो भाई, इसके ना 2 मेथड हैं। जो मेरा सबसे पहला मेथड है दैट सेज कि वहाँ ट्री को ना बढ़ाना ही बंद कर दो, वहाँ ट्री को बढ़ाना बंद कर दो जहाँ पे तुम्हें लगे कि यहाँ पे ना ये जो है ये एक्सेस है, ये फालतू चीज़ें आने लग गई हैं। मैं तुम्हें इंग्लिश में बताती हूँ, लिखो इसको या फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दो। स्टॉप ग्रोइंग द ट्री earlier before it reaches the point where it perfectly classifies the training data। ठीक है, मैं कह रही हूँ वहाँ पे ट्री को बढ़ाना ही बंद कर दो जहाँ पे वो परफेक्ट क्लासीफाई कर रहा है मेरे ट्रेनिंग डेटा को, उसके आगे से लेके ही ना जाओ, ठीक है जी। पर ये डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है और पॉसिबल सा भी नहीं है, इसलिए ना हम ये मेथड कम यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है यार, ये देखो खुद ही वहाँ बढ़ाना बंद कर दो, ऐसे पॉसिबल है इतना ईजीली। तो देयर इज़ अ सेकेंड मेथड फॉर द सेम। वो इसमें क्या है, इसमें 2 टाइप्स आती हैं, बताते तुम्हें, वेट।
ये कहता है जो स्प्लिट कर दो हमारे ट्रेनिंग डेटा को 2 पार्ट्स में, ठीक है जी। स्प्लिट द ट्रेनिंग डेटा इन 2 पार्ट्स। अब वो 2 पार्ट्स हैं मेरे ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, ठीक है जी। वो 2 पार्ट है ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। ओके गाइस, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए वैलिडेशन का। ओके, और ट्रेनिंग का भी। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो अपने ट्रेनिंग डेटा को, ट्रेनिंग और वैलिडेशन में। ब्लर है क्या ये? बेटर है अब, है ना। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अब वैलिडेशन जो है ना, ये कैसे यूज़ होता है? ये यूज़ करते हैं इसे हम पोस्ट प्रूनिंग के लिए। ओके, यूज टू। अब तुम कहोगे ये क्या है, थ्योरी कराई जा रही है। अभी समझाते तुम्हें, बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्ट प्रूनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं कि हम पोस्ट प्रूनिंग के लिए। अभी तुमने वर्ड प्रूनिंग, ट्यूनिंग ये सब सुना होगा। प्रूनिंग होता है फालतू की चीज़ों को काट के फेंकना, ठीक है। प्रूनिंग होता है फालतू की चीज़ों को काट के फेंक देना। ओके, अब जो पोस्ट प्रूनिंग है ना, इसके अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग और रूल पोस्ट प्रूनिंग। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पोस्ट प्रूनिंग, इसके अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। एक को बोलते हैं रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग और एक को बोलते हैं रूल पोस्ट प्रूनिंग। ये 2 टाइप की पोस्ट प्रूनिंग होती है। अब मैं ना बोलूँगी, ठीक है, तुम ध्यान से सुनना। अगर लिखना होगा तो वीडियो पोस्ट करके लिख लो, ठीक है जी। मैं रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग की बात कर रही हूँ। सबसे पहला, ईच नोड इज कैंडिडेट फॉर प्रूनिंग। हम हर एक नोड को प्रून कर सकते हैं, किसी भी नोड को प्रून कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। रिमूविंग अ सब ट्री रूटेड इन अ नोड टू मेक इट अ लीफ। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई सब ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई डिसीजन ट्री है, तो मैं इसका सब ट्री उड़ा करके इसको, ये सब एक है, इस ट्री का एक छोटा पार्ट ही है ना, ये ट्री है ना, इसको उड़ा करके मैं इसकी जगह लीफ ऐड कर दूँ, ठीक है। सब ट्री को उड़ा करके लीफ ऐड कर दूँ तो वो कैसा दिखेगा मुझे आफ्टर द रिजल्ट्स। कुछ मेरी चलती चलती वीडियो बंद हो गई थी और मैंने सारा समझा दिया। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या वीडियो चलती चलती, ये कैसे हुआ। अरे यार कोई बात नहीं, दोबारा समझा रही हूँ। ये तुम्हारा सब ट्री है ना। अरे यार, सब ट्री है ना, ठीक है। सब ट्री का सब ट्री यार पता ही है, ठीक है। और उसमें आपको वो उड़ा करके लीफ ऐड करना है, तो उसके बाद वो इस तरह दिखेगा। ये उसके 2 नोट्स, उसके 2 नोट्स, उसके 2 नोट्स, उसके 2 नोट्स। अब ये उड़ा दिया पूरा का पूरा, उसकी जगह एक सिर्फ लीफ आ जाएगा। समझ आया? आगे पोस्ट प्रूनिंग। अब पोस्ट प्रूनिंग के आगे भाई 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग और एक होता है, अब पता नहीं मैंने तुम्हें कितने समझा दिए थे। मैंने तुम्हें 2 पार्ट समझा दिए थे, है ना। तीसरा समझाना है, यस, तीसरा पार्ट समझाना है मैंने तुम्हें। तीसरा है नोड्स आर रिमूव्ड ओनली इफ द रिजल्टिंग ट्री परफॉर्म्स बेटर ऑन वैलिडेशन सेट। रिपीट कर रही हूँ, नोड्स आर रिमूव्ड ओनली इफ द रिजल्टिंग ट्री परफॉर्म्स बेटर ऑन वैलिडेशन सेट। अब नोड्स हम तभी रिमूव करेंगे जब हमारा वैलिडेशन सेट से वो पास हो गया। ऐसे नहीं हमने मुंह चक के नोड्स रिमूव करी जानी है। अगर वो वैलिडेशन सेट से पास नहीं होता तो
आपको उसे बार बार उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस आपकी जो ट्यूनिंग है वो डन नहीं हो जाती। ठीक है, इसका मतलब ये है, बहुत ही, अगर किसी को लग रहा है कि मैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुमने बार बार डेटा चला के देखना है अपना, जब तक तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस से खुशी नहीं मिल जाती, अनटिल यू आर हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, दैट्स इट। ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिखा था, नोड्स आर प्रोन्ड आइट्रेटिवली। इसका मतलब क्या है, जो नोड्स है ना वो हमने आइट्रेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप रिमूव करनी है, ऐसे नहीं मुंह चाक के दिल किया तो ये उड़ा दी या ये उड़ा दी, ऐसे नहीं उड़ेगी है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जिसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हुई ना, वो वाली नोड जो है हम उड़ा देंगे। जिसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हुई उस वाली की नोड हम उड़ा देंगे, सिंपल इज दैट। ये तो हो गया मेरा रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग। अब है रूल पोस्ट प्रूनिंग, जो कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब रूल पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है? रूल पोस्ट प्रूनिंग के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, पहले तो आप डिसीजन ट्री बनाओगे ट्रेनिंग सेट से, क्रिएट डिसीजन ट्री फ्रॉम अ ट्रेनिंग सेट। देन उस डिसीजन ट्री को आप कन्वर्ट करोगे इक्विवेलेंट सेट्स में, इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ रूल्स में। एक डिसीजन ट्री है, इसको आप इक्विवेलेंट सेट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी। अब आपने हर एक उसमें देखना है कि हर किसी में एक जैसा रूल चल रहा हो। ठीक है, एक जैसा काम चल रहा हो। तीसरा, ईच नोड करस्पॉन्ड्स टू द प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस नोड की, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड, तो इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई करती होनी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि इसकी जो पीछे की हैं दो नोड्स, लीव्स जो भी तुम बोलते हो, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करते होने चाहिए, ये भी और ये भी, समझे? ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा कि अब ओवरफिटिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगले टॉपिक में मैं तुम्हें समझाऊंगी, देखते हूँ अगला टॉपिक क्या है। तब के लिए बाय बाय।